हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनालिसिस ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन। इससे पहले वाली क्लास में हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन्स। एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि गैसियस सैंपल जो है कोई भी, उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन की स्टेट में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं वो। और जब वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन्स भी करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। उन कोलिजन्स की वजह से उनकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकराएंगे तो स्पीड में जनरली एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी कम है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी बढ़ी हुई है उसकी कम हो जाती है। इस वजह से गैस की रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाती है। जब गैस रिएक्ट करती है किसी से भी तो इन कोलिजन्स की वजह से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगी, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे ये। तो उसके लिए हम इसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकें। तो यहां से इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जिनकी हेल्प से हम इजीली समझ पाएंगे इस चीज को। पहली टर्म जो आपको याद रखनी है वो है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर होता है एक्चुअली, मान लीजिए किसी गैसियस सैंपल में दो एटम्स या दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रही है, दोनों आगे टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। इट इज कोलिजन डायमीटर। ओके, इसको कोलिजन डायमीटर क्यों बोला हमने? क्योंकि मान लीजिए ये डिस्टेंस मेरे पास 5 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर दो एलिमेंट्स के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हुई, इसका मतलब वो परफेक्टली टच नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि टच करते ही तो डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। यानी जब तक डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी 5 एंगस्ट्रॉम से, तब तक उनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन होने के लिए रिक्वायर्ड है कि उनके बीच में डायमीटर जो है उनका, जो ये पूरी दो मॉलिक्यूल जगह कवर कर रहे हैं सर्कुलर, उसका डायमीटर इतना होना चाहिए, सिर्फ तभी उनके बीच में कोलिजन हो पाएगा। So that's why this distance is known as collision diameter। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमने कौन सा गैसीय सैंपल लिया है। तो एक केस ये भी हो सकता है कि ये दोनों ए हो, उस केस में सिग्मा क्या हो जाएगा, जो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है वही, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कोलिजन डायमीटर को जनरली हम। तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा अपने पास, इस एक का जो डायमीटर है, क्योंकि ये आर ए है, ये भी आर ए है, और 2 आर ए को मैं डी ए भी तो बोल सकता हूं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिंपली डायमीटर ऑफ ए, या फिर इसको 2 इंटू आर ऑफ ए भी बोल सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोई ए मॉलिक्यूल है और इसके साथ जो टकरा रहा है वो कोई बी मॉलिक्यूल है, ये ए है ये बी है, इस केस में जो सिग्मा की वैल्यू मिलेगी हमें वो आर ए प्लस आर बी मिलेगी। ए की रेडियस प्लस बी की रेडियस, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास कोलिजन डायमीटर आ जाएगा। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है। दूसरी चीज मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि n जो है यहां पे वो अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, गैसीय सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो n प्रेजेंट है। और यहां से हम एक टर्म भी देखेंगे जिसको हम लिख देंगे n स्टार। n स्टार जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप चाहो तो n स्टार उसको ना भी लिखना, अगर कंफ्यूज हो तो, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो लिख देना। n स्टार हम लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनको हम n स्टार लिखेंगे। तो यहां से मैं n स्टार को क्या लिख सकता हूं, n डिवाइडेड बाई v भी लिख सकता हूं। टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे अगर n को, तो अपने पास n स्टार आ जाएगा। ठीक है जी। एक और टर्म जो आपको याद रखनी है तीसरी, वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली इसके नीचे हम एटम भी लिख देते हैं। जैसे अगर ए के बीच में हो रही है तो इसको जेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए और बी दो अलग अलग के बीच में हो रही है तो इसको जेड ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। होती क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में आप बोल सकते हो दिस इज डिफाइंड एज, इसके बारे में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग, number of collisions occurring per unit time per unit volume between gaseous molecules। ठीक है, सारे के सारे gaseous molecules में जो collisions हो रहे होंगे उनको हम collision frequency बोलेंगे। तो collision frequency होगी आ गई, this is defined as number of collision occurring per unit time per unit volume।
और यहां पे एक चीज हम मान के चलेंगे, हम जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे वो सिर्फ बाई मोलिकुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ बाई मोलिकुलर कोलिजन को एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं। तो हम मान के चलेंगे जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो बाई मोलिकुलर हो रहे हैं, दो मोलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं बस। तो यहां से हम कोलिजन भी दो टाइप के देखेंगे, एक तो हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करेंगे और वो अपने पास हो गई नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इसको Z11 एंड Z12 दोनों तरीके से दिखाते हैं। ये तब जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स हो रहे हो, ये तब जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहे हो, दो अलग अलग गैसेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहे हो। लेकिन यहां से एक टर्म और आपको याद रखनी है, दैट इज Z1। कई बार इसको हम Z1 विद 1 एंड Z1 विद रेस्पेक्ट टू 2 ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन इतनी चीजें हमारे जनरली यूज नहीं आने वाली हैं, तो बिना बाद में हम ज्यादा फॉर्मुलाज याद रखें, उसमें और डेप्थ में घुसते जाएं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप बेसिकली इसको डायरेक्टली Z1 ही याद रख लीजिए, एक फॉर्मुला याद रख लीजिए सिर्फ Z1 का, या Z1 होता क्या है। सो Z1 इज नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल जो है या एक पार्टिकल जो है वो टोटल कितने कोलिजन कर रहा है उस पूरे गैसियस सैंपल में, उसको हम Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, तो अब जल्दी से हम इनको डेराइव करके देख लेते हैं। वैसे डेरिवेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको उस चीज का फील आए, वो थोड़ी समझ में आए कि कैसे आया, उसके लिए जल्दी से एक बार हम डेरिवेशन देख लेते हैं, उसकी हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे। जो टर्म्स मैंने बताई है वो सारी याद रखिएगा। Z1 नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, Z11 नंबर ऑफ टोटल कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, Z12 number of total collision between two different type of molecules per unit time per unit volume. Collision diameter is RA plus RB अगर दोनों अलग अलग टाइप के हैं, 2RA अगर दोनों सेम टाइप के हैं, एंड उसके अलावा N स्टार भी लिख सकते हो, उसको N by V भी लिख सकते हो। मैं यहाँ N स्टार लिखने वाला हूं, आपका जो मन करे, आप उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगे वो उसको लिख सकते हैं। तो यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मेरे पास कोई एक गैसियस सैंपल है पूरा, है ना, और उस गैसियस सैंपल में हम एक काम करते हैं, हम Z1 तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, पहले Z1 ही कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक गैस सैंपल लिया। इस गैस सैंपल में मैं मान रहा हूं सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेम है, तो ये हमने इस गैस सैंपल का एक एटम ले लिया, एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, एक पार्टिकल बोल सकते हैं, एक एटम बोल सकते हैं। इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं। क्यों एज्यूम कर रहा हूं उसको हम देखेंगे, अभी रीजन क्या है उसका, लेकिन इसके चारों तरफ हमने कुछ ऐसा एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया है, लाइक दिस। अब ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब होगा क्या, ये जो सिलेंडर है, ये क्यों एज्यूम किया हमने, क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे होंगे वो ही इससे कोलिजन कर पाएंगे, वो इससे टकरा पाएंगे, बाकी नहीं टकरा पाएंगे। क्यों नहीं टकरा पाएंगे, क्योंकि मैं दूर से दूर का ऑप्शन लेता हूं। यहां पे अगर यहां पे किसी का सेंटर है तो वो मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, देखो इसके जैसा ही है, तो मैं इसी कलर का बना रहा हूं वापस, वो मॉलिक्यूल बना होगा कुछ ऐसा। ये साइज में अगर आपको थोड़ा डिफरेंस लगे तो मान लीजिएगा सेम ही है, दोनों एक साइज के ही हैं। तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है इनके बीच, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस आ गई, ये कितनी हो गई, R1 प्लस R1 हो गई, यानी सिग्मा की वैल्यू हो गई है। तो पहली चीज तो ये जो सिलेंडर हमने एज्यूम किया है, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिग्मा है। दूसरी चीज, अब अगर यहां से बाहर ये जो हमने सर्कल लिया है, ऊपर वाला पार्टिकल लिया है, इसका अगर सेंटर यहां से बाहर होता, जैसा मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हमने अगर थोड़ा दूर सरका दिया, इसका सेंटर बाहर कर दिया, तो क्या इससे कभी टकरा पाएगा, नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मैं मान रहा हूं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इससे ऊपर जो भी होंगे, इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर जिसके भी सेंटर होंगे वो इससे कोलिजन नहीं कर पाएंगे, इस लाइन से नीचे जिनके भी सेंटर होंगे वो इससे कोलिजन नहीं कर पाएंगे। इससे कोलिजन सिर्फ कौन कर पाएंगे, जिनके सेंटर इस लाइन पर या इस लाइन के नीचे होंगे, इस सिलेंडर के अंदर जिनके सेंटर होंगे सिर्फ वही इससे कोलिजन कर पाएंगे। तो मैं मान रहा हूं ऐसे बहुत सारे हैं अपने पास, एक ये हो गया, एक ऐसा ही और है, ऐसे यहां पे प्रेजेंट है, एक ऐसे ही बहुत सारे प्रेजेंट है अपने पास, एक यहां पे प्रेजेंट है, तो ये सब इससे कोलिजन करेंगे। ठीक है जी, ये चीज हम समझ चुके हैं। अब ये मॉलिक्यूल जब यहां से यहां मूव करेगा तो हमें करना क्या है, हमें इसके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकाल लेने हैं पर यूनिट टाइम में, वही अपने पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी। और वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं अगर ये पता लगा लूं कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, और मैं अगर ये पता लगा लूं कि पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल कितने हैं। देखो एक्चुअली होगा क्या, इस सिलेंडर के अंदर जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन सबसे कोलिजन करेगा ये पार्टिकल, यानी इस सिलेंडर के अंदर जितने पार्टिकल है अगर उनके नंबर का मुझे पता चल जाए तो सिंपली मुझे इस पार्टिकल ने कितने कोलिजन किए हैं वो भी पता चल जाएगा, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं,
Z1 बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो निकाल लें, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन आ जाएंगे। और अगर मुझे नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम में चाहिए तो मैं मान लेता हूं कि ये पार्टिकल इस पूरे सिलेंडर को पर यूनिट टाइम में कंप्लीट कर रहा है, यानी यूनिट टाइम में 1 सेकेंड 1 मिनट 1 आवर जो भी ले रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, इसको यूनिट टाइम बोल देता हूं मैं इसको। यूनिट टाइम मतलब टाइम की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 रखेंगे अब हम, जब ये पूरे सिलेंडर को कवर कर जाएगा तो। ठीक है जी, अब बचा क्या अपने पास, अपने को सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है, और नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम हमने एज्यूम किए हुए हैं एन स्टार। हमने पढ़ा था कि एन स्टार जो है वो एन बाई वी होता है, जहां पे एन अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो एन स्टार टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे अपने पास। यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो सबसे पहले, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा देखो जरा। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो सिंपली इसका वॉल्यूम जो आएगा वही मुझे Z1 की वैल्यू दे देगा। कैसे, सबसे पहले वॉल्यूम आ गया इसका पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैं सिग्मा पुट कर दूं क्योंकि इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो सिग्मा के बराबर है, तो इट इज पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू लेंथ। ये लेंथ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि लेंथ जो होती है वो बराबर होती है वेलोसिटी इंटू टाइम के, या स्पीड इंटू टाइम के। मुझे हर पार्टिकल की स्पीड पता चल जाए, टाइम तो मुझे पता ही है, यूनिट टाइम है, 1 सेकेंड या 1 मिनट या जो भी है 1 है टाइम, और बस इनकी वेलोसिटी पता कर लो, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना टाइम से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी पूरी। तो इनकी हर पार्टिकल की, एक पार्टिकल की स्पीड मुझे चाहिए, तो हम पढ़ चुके हैं कि गैसियस सैंपल में किसी एक पार्टिकल की स्पीड आपको चाहिए, उसको हम यू एवरेज लिख सकते हैं। यू एवरेज इज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज एवरेज स्पीड। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यू एवरेज इंटू 1। ये लेंथ हो गई, ये लेंथ आ गई, ये पाई सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो ये तो अपने पास आ गया वॉल्यूम इस सिलेंडर का। और इस वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम एन स्टार, तो ये अपने पास आ गई Z1 की वैल्यू, ये टोटल कोलिजन आ गए। लेकिन एक चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये यू एवरेज जो है ये हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो ये यू एवरेज रेस्पेक्ट टू वन है, इसको यू एवरेज 1 भी बोल सकता हूं मैं। 1 का मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्यों 1 क्यों निकाली हमने, क्योंकि देखो ये पार्टिकल जो था पहला पार्टिकल वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पहला डायरेक्ट पार्टिकल था अपना वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये यहां पे किसी एक पार्टिकल से टकराया, यहां के किसी एक पार्टिकल से टकराया, तो ये पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी कर रहा हो सकता है, इसकी सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है, या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो सकता है। यानी अगर पहला पार्टिकल जो था अपने पास वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो वो जिस पार्टिकल से कोलिजन करेगा उस पार्टिकल की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी के बीच में जो अपने को एंगल मिल सकता है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कुछ भी मिल सकता है। आप बोलोगे सर ये तो 270 डिग्री मिल रहा है, तो ये 270 डिग्री नहीं है एक तरह से, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो क्या इसके 90 डिग्री नहीं हो गया एक तरह से। यानी जो एंगल मिलेंगे हमें दोनों की वेलोसिटी के बीच में वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मिल सकते हैं। और यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो मैं मानूंगा कि सबका अगर एवरेज एंगल मैं निकालूं तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जब बहुत सारी क्वांटिटीज प्रेजेंट हो आपके पास, वो एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच वेरी कर रही हो, तो उन सबकी जो एवरेज क्वांटिटी है वो हम मैक्सिमम और मिनिमम की एवरेज ले लेते हैं, तो ये 90 डिग्री आ गया मेरे पास एवरेज एंगल। यानी एक पार्टिकल 90 डिग्री पे वेलोसिटी मूव कर रहा है, दूसरा उससे 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो क्या इनकी वेलोसिटी को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जी नहीं। वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें जो इसके बीच में यहां आएगी, जिसको हम u11 बोल देंगे। इस u11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी u1 है ये भी u1 है, तो इस u11 की वैल्यू हो जाएगी u1 स्क्वायर प्लस 2u1 cos 90। ये हो गई मेरे पास u11 के स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ये कितना बच गया मेरे पास u11 का स्क्वायर, u11 का स्क्वायर अपने पास आ गया u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर, यानी u11 मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू u1। तो यहां से इस u एवरेज 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, Z1 की जो फाइनल वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो आ जाएगी √2 पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू यू एवरेज। अब बस मैं इसको यू एवरेज लिख सकता हूं क्योंकि ये एक पार्टिकल की यू एवरेज आ गई अब, इंटू एन स्टार। ये अपने पास Z1 का फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको एज इट इज याद रखना है। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आया बार बार एग्जाम में नहीं करके देख सकते आप, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है कि Z1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार। अब अगर आपके पास Z1 आ गया तो Z11 तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे,
एक पार्टिकल इन सब के साथ इतना कर रहा है, तो सारे पार्टिकल्स आपस में कितने करेंगे? Z11 क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट टाइम में सारे पार्टिकल्स आपस में कितने करेंगे। अच्छा, ये जो आया ये एक पार्टिकल का पर यूनिट वॉल्यूम में ही आ गया ना एक तरह से, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ये लिया है मैंने, ये पर यूनिट वॉल्यूम में इंटू टोटल वॉल्यूम में। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, ये जो Z1 आया कि एक पार्टिकल कितने कोलिजन कर रहा है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं पर यूनिट वॉल्यूम के टोटल मॉलिक्यूल से, तो वो मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम के टोटल कोलिजन आ जाएंगे। समझ रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम के पार्टिकल ले रहा हूं मैं सिर्फ, इसलिए कोलिजन भी पर यूनिट वॉल्यूम के ही आएंगे। तो इसको क्या करें हम, Z1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के पार्टिकल से, वो क्या बन जाएगा अपने पास, Z11 बन जाएगा। सो Z11 की जो वैल्यू आएगी यहां से मेरे पास, वो आ जाएगी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार इंटू एन स्टार। एन स्टार से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, N1 N2 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे सेम ही है, लेकिन यहां पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, एज्यूम करो कि ये मेरे पास 4 पार्टिकल थे, एक गैसीय सैंपल में 4 पार्टिकल थे, मैंने इन सबके बीच में कोलिजन कराई, तो ये इससे कोलिजन करेगा, ये इससे कोलिजन करेगा, ये इससे कोलिजन करेगा। हम टोटल कोलिजन निकाल रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी में, जो ये 1 है, इनको नंबर भी दे देता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4। अब 2 जो है वो भी सबसे कोलिजन करेगा, तो 2 1 से भी कर रहा है, 2 4 से भी कर रहा है, 2 3 से भी कर रहा है। जो 3 है वो भी सबसे करेगा, 3 1 से भी कर रहा है, 3 2 से भी कर रहा है, और 3 4 से भी कर रहा है। और जो 4 है वो भी सबसे करेगा, तो 4 3 से भी कर रहा है, 4 2 से भी कर रहा है, 4 1 से भी कर रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए अपने पास। अब क्या इन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन में कोलिजन्स रिपीट नहीं हो रहे? 1 और 2 के बीच में क्या एक ही बार कोलिजन हो रहा है? जी नहीं, 1 2 से कर रहा है, 2 1 से कर रहा है, 2 कोलिजन हो रहे हैं। 2 4 से कर रहा है, 4 2 से कर रहा है, यानी हर मॉलिक्यूल के बीच में 2 कोलिजन आ गए अपने पास। लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हम हर कोलिजन, हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक कोलिजन ही कंसीडर करते हैं, यानी ये जो कोलिजन आएंगे ये एग्जैक्ट डबल आ जाएंगे जितने होने चाहिए थे उनसे। इसलिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये √2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां अपने पास डिवाइड में √2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब सेम पार्टिकल्स आपस में कोलिजन कर रहे हो उस कंडीशन में। जब एक ही गैस के पार्टिकल्स अगर आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपने पास ये आ जाएगी, याद रख लेना इसको, इसको एन स्टार का स्क्वायर लिख देना। और तीसरा फॉर्मूला जो है Z12 वो तो आप इजीली कर सकते हो, क्यों, Z1 ये था, अगर Z1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 के कितने, ये N1 है, अगर Z1 लिखेंगे तो इसको N1 लिखना पड़ेगा, अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये N1 का पार्टिकल था। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कि N2 के कितने पार्टिकल हैं टोटल अपने पास, N2 के कितने पार्टिकल हैं टोटल अपने पास इस वॉल्यूम में, तो ये N1 जो था ये मेरे पास क्या था, N1 के कितने पार्टिकल हैं टोटल, N2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यूनिट वॉल्यूम में N2 के कितने पार्टिकल हैं वो भी आ जाएंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 और N2 के बीच में कितने कोलिजन है वो अपने पास आ जाएंगे। लेकिन इस बार यू एवरेज को ये मत लिखना, कुछ और लिखना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा अपने को डेरिवेशन वापस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि Z1 में क्या हो गया, 1 वाले सिर्फ 1 वालों से कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, लेकिन अब Z12 जब लिखूंगा तो 1 वाले 2 से कोलिजन कर रहे हैं, यानी एक U1 की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा, ये U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब ये √2 U1 नहीं रहेगा, U12 की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 8kT डिवाइडेड बाई पाई एम, ये पाई M1 हो गया, प्लस 8kT डिवाइडेड बाई पाई M2। U12 की वैल्यू जो वो ये आ जाएगी अब मेरे पास, वो पहले वाली नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक चेंज ये आ गया, दूसरा चेंज क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरा चेंज ये होगा कि जो N स्टार है उसकी जगह अब N1 स्टार और N2 स्टार दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Z12 की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू 8kT डिवाइडेड बाई पाई M1 प्लस 8kT डिवाइडेड बाई पाई M2 रेज टू पावर 1/2 इंटू N1 स्टार इंटू N2 स्टार। ये अपने पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। दो अलग अलग गैस के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हो तब क्या आएगा उसके लिए। ठीक है जी, ये भी समझ में आई। इसमें बस ये याद रखना, कई बार हम केटी को आरटी भी लिख देते हैं, वो जब हम मोल की बात कर रहे होते हैं तो आरटी लिखते हैं, यहां मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था इसलिए मैंने इसको केटी लिख दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप डेरिवेशन इसकी थोड़ी हेक्टिक हो गई मुझे पता है, और थोड़ी अनयूजफुल सी भी हो गई, जो कोई काम ही नहीं आ रही हमारे, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रख पाए तो डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको आप एज इट इज याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो। एक छोटी सी चीज और है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, दैट इज मीन फ्री पाथ।
मीन फ्री पाथ क्या होता है ये हम और समझ लेते हैं। ये मान लो मेरे पास कोई गैसियस सैंपल है, इस गैसियस सैंपल में ये एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल जाके किसी से कोलिजन करेगा, दूसरा जाके फिर किसी से कोलिजन करेगा, ये फिर मतलब ये एक मॉलिक्यूल जो है ये एक बंदे से कोलिजन कर रहा है, यहां से इसकी स्पीड बदली है, किसी दूसरे से जाके भिड़ा, वहां से किसी तीसरे से जाके भिड़ा, वहां से किसी चौथे से जाके भिड़ा। तो ये पहली कोलिजन हुई इसकी, ये दूसरी कोलिजन हुई इसकी। इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, दोनों लगातार कोलिजन के बीच इसने जो डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसका मीन फ्री पाथ बोलते हैं। लेकिन अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग स्पीड यूज कर रहा होगा और अलग अलग स्पीड से अलग अलग मॉलिक्यूल से ये टकरा रहा होगा। तो यानी कहीं पे भी दो सक्सेसिव कोलिजन लेके देखोगे तो ये चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी। तो इसके लिए मीन फ्री पाथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक पर यूनिट टाइम में उसमें टोटल उसकी जो उसने लेंथ कवर की है वो कैलकुलेट कर लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल जो उसने कोलिजन किए हैं, तो वो मेरे पास एक कोलिजन की वो डिस्टेंस आ जाएगी, यानी एक कोलिजन, दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट याद रख लो इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे कर लेंगे अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, इन वन टाइम लिख रहा हूं मैं, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन वन टाइम। ठीक है, ये हो गई अपने पास। अब बहुत सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन यूनिट टाइम को अपन क्या बोल सकते हैं, यू एवरेज इंटू वन, क्योंकि ये उसकी स्पीड हो गई इंटू ये टाइम हो गया, मेरे पास डिस्टेंस आ गई, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन इन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, Z1, आज ही देखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहां से यू एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, Z1 का फॉर्मूला भी आपको पता है। Z1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, यू एवरेज डिवाइडेड बाई Z1 का फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर इंटू पाई इंटू यू एवरेज इंटू एन स्टार, ये होता है अपने पास। तो यहां से क्या होगा, यू एवरेज से यू एवरेज कैंसिल आउट, लेमडा का जो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। ये डायरेक्टली एज इट इज आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो लेमडा के भी इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। होता क्या मीन फ्री पाथ वो याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मॉलिक्यूल, बाई ए मॉलिक्यूल या बाई वन मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है जी, ये आपके पास मीन फ्री पाथ हो जाएगा। अब इनसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कभी पूछे जा सकते हैं, तो बाकी कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है क्वेश्चन पूछे जाने की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आपके अगर कोई क्वेश्चन आता है वो इजीली हो जाएगा, आप सोल्व कर पाएंगे।